आप जानते हैं, लंबे समय से वैश्विक व्यवस्था को पश्चिमी शक्तियों के एक परिचित समूह द्वारा आकार दिया गया है, लेकिन यह बदल सकता है। एक शक्तिशाली समूह उभरते हुए देशों का, जिसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है, गंभीरता से खुद को उस पूरी गतिशीलता को पुनः आकार देने के लिए तैयार कर रहा है। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से जाते हैं। आप इसे महसूस कर सकते हैं, है ना? दुनिया की शक्ति गतिशीलता हमारे पैरों के नीचे बदल रही है। एक नए प्रकार का क्रम निश्चित रूप से आकार ले रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वास्तव में ब्लूप्रिंट किसके पास है? इस नए विश्व के निर्माता कौन है? खैर, आज हम उनसे मिलने जा रहे हैं। हम उस एक समूह पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो बहुत प्रभाव प्राप्त कर रहा है और वास्तव में दशकों से चली आ रही व्यवस्था को चुनौती देना शुरू कर रहा है, और वह समूह है ब्रिक्स। ये 5 मूल राष्ट्रों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के लिए एक संक्षिप्त रूप है, लेकिन सुनिए, ये सिर्फ एक क्लब से कहीं अधिक है। ये वास्तव में प्रभावशाली अर्थव्यवस्थाओं की एक रणनीतिक साझेदारी है और इसका विश्व मंच पर प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तो यह हमें असली सवाल पर लाता है ना? यहाँ का गुप्त सूत्र क्या है? इस समूह के बढ़ते प्रभाव के पीछे का इंजन क्या है? वास्तव में ब्रिक्स को इसकी शक्ति क्या देता है? खैर, सबसे पहले चलिए लोगों के बारे में बात करते हैं। शुद्ध जनसांख्यिकी। BRICS देशों में पूरी वैश्विक जनसंख्या का 40% से अधिक निवास करता है। मेरा मतलब है, यह एक चौंकाने वाली संख्या है। उस उपभोक्ता बाजार, उस कार्यबल के आकार के बारे में सोचें, ये विशाल है। और फिर निश्चित रूप से पैसा है। BRICS देशों की संयुक्त आर्थिक ताकत, जब आप इसे इस बात से मापते हैं कि उनकी मुद्रा वास्तव में क्या खरीद सकती है, अब आधिकारिक रूप से G7 से आगे निकल गई है। अब यह कोई भविष्यवाणी नहीं है, यह अभी हो रहा है। यह एक बड़ा संकेत है कि एक प्रमुख आर्थिक शक्ति परिवर्तन पहले से ही यहाँ है, और यहाँ शायद उनका सबसे बड़ा अंतर्निहित लाभ है। यह समूह लगभग पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। मेरा मतलब है, आपके पास रूस एक ऊर्जा महाशक्ति के रूप में है, ब्राजील एक कृषि महाशक्ति के रूप में, दक्षिण अफ्रीका महत्वपूर्ण खनिजों के साथ, और फिर भारत और चीन ये विशाल विनिर्माण और तकनीकी केंद्र हैं। उनके पास समूह के अंदर ही लगभग सब कुछ है जिसकी उन्हें आवश्यकता है। तो उस ठोस नींव के साथ वे कुछ वास्तव में स्मार्ट रणनीतिक वित्तीय कदम उठा रहे हैं, और बड़ा लक्ष्य अमेरिकी डॉलर पर कम निर्भर होना। वे इसे कुछ तरीकों से कर रहे हैं, अपनी खुद की मुद्राओं में अधिक व्यापार करके और अपने खुद के बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपयोग करके बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहे हैं, बिना उन शर्तों के जो अक्सर पश्चिमी संस्थानों के साथ आती हैं। तो उनके पास लोग हैं, उनके पास संसाधन हैं, उनके पास आर्थिक ताकत है, लेकिन अंतिम लक्ष्य क्या है? वे वास्तव में किस तरह की दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं? यह वास्तव में इस मौलिक अंतर पर निर्भर करता है। वर्तमान दुनिया के बजाय, जिसे कई लोग एकल महाशक्ति के प्रभुत्व वाली मानते हैं, BRICS की दृष्टि एक बहुध्रुवीय दुनिया की है। एक ऐसी दुनिया जहां कई प्रमुख शक्तियां नेतृत्व साझा करती हैं और बड़े निर्णयों के समय उनके पास एक स्थान होता है, और उनकी दृष्टि वास्तव में इन 3 स्तंभों पर आधारित है। नंबर 1, नए व्यापार और वित्तीय प्रणालियां बनाना जो सीधे पश्चिमी नियंत्रण से बाहर हों। 2, वैश्विक दक्षिण, दुनिया के सभी विकासशील देशों के लिए मुख्य आवाज बनना। और 3, अपने सदस्य देशों में बड़े बुनियादी ढांचे और तकनीकी परियोजनाओं में धन डालने में अग्रणी बनना। लेकिन आप जानते हैं, यह कभी इतना सरल नहीं होता, है ना? एक दृष्टि एक बात है, लेकिन वास्तविकता पूरी तरह से कुछ और है। इस नए व्यवस्था का निर्माण करना आसान नहीं होगा। कुछ बड़े अवरोध हैं, तो उनके रास्ते में क्या खड़ा है? खैर, जब आप करीब से देखते हैं तो आपको कुछ आंतरिक घर्षण दिखाई देने लगता है। वहां बड़े राजनीतिक मतभेद हैं। मेरा मतलब है, बस भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवादों को देखिए। उनकी अर्थव्यवस्थाएं भी पूरी तरह से अलग है, और जैसे कि यूरोपीय संघ के विपरीत, ब्रिक्स के पास वास्तव में मजबूत एकीकृत संस्थान नहीं है जो यह सुनिश्चित कर सकें कि सभी एक ही पृष्ठ पर रहें। ये गंभीर चुनौतियां हैं, और हमें यहाँ यथार्थवादी होना होगा। डॉलर के विकल्प की सारी बातों के बावजूद अमेरिकी डॉलर अभी भी सबसे ऊपर है। यह व्यापार और भंडार के लिए दुनिया की प्रमुख मुद्रा है, लेकिन अंत में वह महत्वपूर्ण छोटा वाक्यांश फिलहाल, खैर, वह कुछ हवा में लटका हुआ सा है ना? तो यह सब कहाँ ले जाता है? आइए बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है और इस उभरते समूह की वास्तविक क्षमता क्या है। ठीक है, यह समझने के लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण बात है, ब्रिक्स नाटो की तरह औपचारिक सैन्य शैली का गठबंधन नहीं है। इसी एक रणनीतिक साझेदारी के रूप में सोचना बेहतर है। ये प्रमुख शक्तियां हैं जो कुछ बड़े सामान्य लक्ष्यों से जुड़ी हैं, मुख्य रूप से पश्चिमी प्रभाव को संतुलित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विश्व मंच पर उनकी अपनी आवाजें सुनी जाएं। जिससे हमें अंतिम प्रश्न पर छोड़ दिया जाता है, वह सवाल जो हर कोई पूछ रहा है, क्या यह रणनीतिक साझेदारी हमारे विश्व को वास्तव में पुनः आकार देने के लिए पर्याप्त साझा रुचि और गति रखेगी, या अंत में क्या सदस्यों के बीच गहरी जड़ें जमाई हुई भिन्नताएं बहुत बड़ी होंगी जिन्हें पार नहीं किया जा सकेगा? ईमानदारी से कहें तो इस सवाल का जवाब शायद 21वीं सदी के बाकी हिस्से को परिभाषित करेगा।